चलो आज कंप्लीट कर देते हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, कुछ नहीं है इसमें अब। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी बता दिए थे फॉर्मूला। हाँ सर। क्या था आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला, बताओ। पोटेंशियल वेलोसिटी ऑफ आयंस बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू, आयनिक मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है यानी आयनिक मोबिलिटी इज म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, क्या था, आयंस, जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, बताओ तो। सर सर पोटेंशियल वो dv by dx। dv v by is volt। dx, ठीक है, v वोल्ट है यहाँ पे, तो dv by dx जो है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो आयनिक मोबिलिटी होता है ना, तो आयनिक मोबिलिटी जैसे स्पीड, ये कैटायन के वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो कैटायन के वेलोसिटी से रिलेटेड है, मतलब वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जितना फास्ट कोई भी कैटायन या आयन मूव करेगा, आयन मूव करेगा, तो उसका कंडक्टिविटी भी तो उतना तेज होगा, उतना ज्यादा होगा, होगा। तो हम लोग yes यहाँ sir। म्यू प्लस लिख रहे हैं, म्यू प्लस मतलब कैटायन के लिए लिख रहे हैं, तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन लिख सकते हैं हम लोग, ये मोलर कंडक्टिविटी है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, इसी तरह म्यू माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, है ना, बोलो। यस yes सर। sir। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग ऐसे रिवर्स करके लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मोबिलिटी ऑफ कैटायन, और यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको फैराडे बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो इसके बारे में बताया था वो फैराडे ही बताया था, ठीक है। तो एफ फैराडे कांस्टेंट आता है और म्यू प्लस, ठीक है, और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू तो पता है ना, यस सर। 965 yes 96 sir। 96487 होता है एक्चुअली, लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग 96500 ले लेते हैं, ठीक है। एफ जो है यहाँ पे क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू एफ इनटू फैराडेज कांस्टेंट इनटू आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, इसी तरह मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू फैराडेज कांस्टेंट इनटू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एन आयन, ठीक है। तो प्लस जो है कैटायन को डिनोट कर रहा है और माइनस एनायन को, तो ये है आयनिक मोबिलिटी। अब इसके बाद इसमें एक टर्म आता है ट्रांसपोर्ट नंबर, सर ट्रांसपोर्ट, हाँ बोलो। पिछले क्लास में एक डायग्राम बना रहे थे सर, उसको फिर से एक बार समझा दीजिए ना। एक बीकर था, उसमें 2 रॉड लिए अच्छा हुए थे। वो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही एक्सप्लेन किया था ना, ये था पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई dx है, तो एक्चुअली वो dx क्या था, उन दोनों के बीच का, कैथोड और एनोड के बीच का डिस्टेंस था, ये है ना, ऐसे ही था ना, हाँ इन सर। दोनों कैथोड और एनोड का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन x है, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, ये जो वोल्टेज v वोल्टेज पास कर रहे हैं ना, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट द डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उन दोनों कैथोड और एनोड के बीच का डिस्टेंस, तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका यूनिट जो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ऊपर तो वोल्ट रहेगा, नीचे डिस्टेंस है, तो ऐसा यूनिट इसका मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यही चीज था ना। yes हाँ sir। सर, हो गया।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर को टी से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या हुआ? ये एक्चुअली होता है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट carried by each ion of the electrolyte। ठीक है, तो ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट नंबर जो आता है ना, ये ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट नंबर मान लो सी है, कैटायन के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, सी फॉर कैटायन एंड ए फॉर एनायंस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का लिखना है तो ये रेशियो होता है आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय टोटल आयनिक मोबिलिटी कैटायन प्लस एनायन का। इसी तरह इसको हम लोग इस फॉर्म में भी, जैसे आयनिक मोबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंडक्टिविटी के, मोलर कंडक्टिविटी के होता है ना, तो इसको मोलर कंडक्टिविटी से भी रिलेट करके लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। इसी तरह एनायन का लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। एनायन का क्या हो जाएगा? आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन बाय एनायन प्लस कैटायन। कंडक्टिविटी के टर्म में भी मोलर सर कंडक्टिविटी ऑफ, डेफिनेशन को फिर सर हाँ बोलो डेफिनेशन बोलो। को सर फिर से समझाइए ना, आवाज नहीं जा रहा है सर। डेफिनेशन को फिर से बताना है सर, मतलब नहीं समझ में आया। टोटल करंट कैरिड। टोटल करंट कैरिड मतलब फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, मतलब जैसे कैटायन और एनायन होगा ना, टोटल करंट की जगह टोटल चार्ज भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि चार्ज एक्चुअली क्या होता है? करंट इनटू टाइम भी तो होता है ना। तो मतलब जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, उसमें हम लोग जितना करंट पास किए, करंट पास करेगा ना, तो कुछ ना कुछ चार्ज जाएगा उसमें। तो यस चार्ज सर। जाएगा तो वहाँ दो कैटायन और एनायन अलग अलग होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट में। तो कुछ चार्ज जो है कैटायन कैरी करेगा, कुछ चार्ज एनायन कैरी करेगा, होगा ना वैसे। तो वही चीज है कि ट्रांसपोर्ट नंबर एक्चुअली बताता है कि कितना फ्रैक्शन जो है टोटल करंट वो पर्टिकुलर आयन कैरी कर रहा है। ठीक है, अगर मतलब कैटायन का पूछा गया तो किसी सॉल्यूशन में सर कटायन कितना फ्रैक्शन, करंट कैरी कर रहा होगा, या कितना फ्रैक्शन ये समझ चार्ज, ला रहा है। हाँ, कितना फ्रैक्शन चार्ज कैरी कर रहा है या फिर करंट कैरी कर रहा है, वही चीज है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म, हाँ सर। चलो, तो अब यहाँ देखो, ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर का। अब यहाँ देखना, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस एनायन है, तो इसको मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं टोटल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली बना हुआ किससे? कैटायन और एनायन से ही तो है। तो यहाँ पे एक्चुअली इस तरह से लिख लो, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन बाय ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन, ये किसका इक्वल हो जाएगा? इन दोनों को जब रेशियो लोगे तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन बाय आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड होंगे। जब रेशियो लोगे तो सम वाला जो टर्म है, नीचे जो टर्म आ रहा था वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो दोनों में सेम रहेगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला काम का है। इसके बाद एक और चीज है, जब ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन इनको सम करोगे तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा, देखो तो। यस क्योंकि सर 1 फ्रैक्शन होगा। जो आएगा, सारे फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो वो तो 1 ही होगा ना। चलो, तो जैसे तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेमडा
मोलर कंडक्टिविटी HCl का दिया हुआ है 100 और ट्रांसपोर्ट नंबर H प्लस का दिया हुआ है 0.6। इसमें बताना तो तुम कितना हो जाएगा। So 60. सिंपली 60 हो गया, हुआ या नहीं? क्या किसी को डाउट है इसमें? 100 इंटू 0.6 कर दोगे नो सर, क्या? नहीं समझ में आया? मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तब फिर। क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of KCl at infinite dilution is 130 Simon centimeter square equivalent minus 1. The transportation number, ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर ट्रांसपोर्टेशन नंबर दोनों सेम ही है, of Cl minus ion in KCl at the same temperature is 0.505. What is the limiting ionic mobility and equivalent conductivity of K plus ion? करो तो, ये कंडक्टिविटी है। चलो बनाओ। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। So a potential difference of 2 volt and 4 centimeter apart. चलो ये दोनों ट्राई करो।
बना पहला। हेलो, वन मतलब सर उसे सॉल्व कर रहे हैं। सर पहला का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 64.35 और दूसरा मोबिलिटी और मोबिलिटी सर 64.35 इंटू एफ। बाय एफ। ये सर बाय एफ। बाय एफ हो बाय जाएगा ना। एफ। ये सर बाय एफ होगा। सही है। पहला हो गया, दूसरा बनाओ फिर। क्या पहला बताना है क्या? हेलो, पहला क्वेश्चन बताना है या हो गया सबका? फर्स्ट वाला बोलो जल्दी। हो गया सर। चलो, पहला हो गया ना सबका, तो पहला हो गया, दूसरा बनाओ फिर। हो गया। सर वेट सर। ठीक है, चलो बनाओ।
आया क्या आंसर? सर पोटेंशियल ग्रेडियंट में सर जो dx होता था मीटर लेंगे। dv by dx है ना, तो वो मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन सर चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दिया हुआ है, बाय डिस्टेंस कितना दिया हुआ है उसका? उसको 4 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे ना, क्योंकि ऐसा यूनिट लेंगे सबका। नहीं, सारा सेंटीमीटर वाला ही वैल्यू तो है यहाँ पे। देखो मोलर कंडक्टिविटी वाला जो वैल्यू है वो तो सेंटीमीटर में ही दिया है ना, ठीक है सर। तो वो सेंटीमीटर ही यूज करोगे। नहीं आया किसी का? सर 139 समथिंग बहुत कैलकुलेशन। 139 क्या सेंटीमीटर? नहीं सर मीटर, उसमें वन गड़बड़ आ गई। हम क्या नहीं थे नहीं, सर मीटर में कन्वर्ट कर दिए थे। चलो देखो यहाँ पे सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ बोलो। एफ के फॉर्म में मतलब करेंगे तो हो जाएगा, आंसर आ गया। मतलब 76 देखो यार, मोलर कंडक्टिविटी केसीएल का हम लोग क्या लिखेंगे? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? कंडक्टिविटी ऑफ के बताओ। प्लस प्लस कंडक्टिविटी दोनों का हम्म सम कर देंगे सर। के प्लस और सीएल माइनस, ये होगा ना। ये और ये के प्लस को हम लोग ये लिख सकते हैं मोबिलिटी के टर्म में एफ इंटू म्यू नॉट ऑफ के प्लस, और प्लस ये एफ इंटू म्यू नॉट ऑफ सीएल माइनस लिख सकते हैं या नहीं? यस यस सर। सर, और दोनों सेम है। क्या दोनों सेम है? हाँ दोनों का वैल्यू सेम है, यस तो आयनिक मोबिलिटी दोनों का सेम है। और इसका वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी इसका कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन यस के सर। सीएल। नहीं ये सर, वन यस 150 दिया हुआ। 150 और यहाँ एफ कॉमन आ गया, और इसको हम लोग ले लेते हैं, दोनों सेम है तो इसको के प्लस के टर्म में ही दे देते हैं, ये इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा आयनिक मोबिलिटी ऑफ के प्लस आयन क्या हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाई 2f यस होगा, सर। हाँ ये क्लियर मतलब है। 75/f। चलो अब यहाँ पे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई dx, ये कितना आया सेंटीमीटर के टर्म में? 2/4 कर दोगे, 1/2। ये 0.5 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स होगा। नीचे लिख लो इसको, हाँ सर होगा। 0.5 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमको क्या करना है? अब देखो म्यू के प्लस हमको पता है, तो म्यू के प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ के प्लस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो होता है। हाँ सर। तो अब यहाँ म्यू के प्लस हमको पता है 75/f है, वेलोसिटी ही तो निकालना है ना हमको, डिस्टेंस हाँ निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए तो वेलोसिटी चाहिए ना हमको, तभी तो। स्पीड अगर मिल गया हमको तो स्पीड इनटू टाइम कर दोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा ना। यस सर, तो यहाँ से देखो वही कर रहे थे सर। वेलोसिटी ऑफ के प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा, बाय
ये dv by dx है 0.5 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ k प्लस कितना आ गया 75 इंटू 0.5 0.5 बाय f, f। यही हो गया। यस सर। बस इसको पुट कर, अब टाइम निकालना है हमको कि ये वेलोसिटी ऑफ k प्लस आ गया, मतलब टाइम 1 आवर दिया हुआ है ना। यस सर, डिस्टेंस निकालना, टोटल डिस्टेंस। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस इन 1 आवर कितना k प्लस कैरी करेगा, मतलब कितना कवर करेगा, तो इंटू तो सर वन ये आर कर सेकंड दो। में करेंगे? हाँ, सेकंड में ऐसा यूनिट जो है इसका, तो सेकंड में ये कितना हो जाएगा 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, है ना, 3600 यस सर। सेकंड। तो ये हो गया 75 इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 3600। यही कर लो सॉल्व, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा तुम्हारा। डिस्टेंस ये सेंटीमीटर में आएगा, तो कितना आ रहा है मैं कितना कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करो जल्दी। आया 75 इंटू 0.5 इंटू 3600, कितना आ रहा है जी? 1 सर सेंटीमीटर 1 ज्यादा है। सर 1 पॉइंट 1.39 या हाँ 38। 1 हाँ उतना ही आ जाएगा, 1.39 सेंटीमीटर। क्या समझ में आ गया कि नहीं, कैसे कर रहा है? हाँ यस सर। सर। चलो, तो यही है एनिक मोबिलिटी, और इसमें कुछ है नहीं खास, तो ये हो गया खत्म। अब इसमें एक लास्ट पार्ट बच गया, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब ये उतना डिटेल में नहीं करना है, ठीक है, बस इसका ग्राफ देखना है कि कैसे वेरी करेगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि एक्चुअली ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ते हैं ग्राफ्स कैसे आता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट तुम लोग लैब में करते होगे ना, लैब में किए हो यानी टाइट्रेशन, बोलो। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्चुअली है क्या, इसका डेफिनेशन लिख लो। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज यूज्ड, दिख रहा है ना स्क्रीन, यूज्ड टू मेजर द amount of an analyte present in the given solution. Hello, hello. यस सर। हाँ सर। Present in the given solution by measuring the change in the conductance as a function of वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। अब ये एक्चुअली टाइट्रेंट और एनालाइट ये टर्म क्या होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये जैसे मान लो बीकर है, इसमें जो हम लोग कोई एक सबसे, यहाँ एक्चुअली टाइट्रेशन परफॉर्म कराया जाता है। टाइट्रेशन के लिए तुमको, टाइट्रेशन कराने के लिए एक एसिड और बेस, ये दोनों हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं एक्चुअली। तो इस बीकर में जो प्रेजेंट होगा ना सब्सटेंस, जिसका हम लोग न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं, तो इस बीकर में जो लोग है इसको बोला जाता है एनालाइट, ठीक है, एनालाइट, या फिर इसको टाइट्रैंड भी बोला जाता है, RND, ठीक है, एनालाइट। और यहाँ पे जो हम लोग एक पिपेट या ब्यूरेट यूज करके इसको हम लोग जो यहाँ से ड्रॉप करते हैं ऐसे,
ठीक है, ये देखे होगे, लैब अगर गए होगे तो ये पिपेट ब्यूरेट वाला एक्सपेरिमेंट किए होगे, किए हो ना? नो सर। हेलो, लैब में नहीं किए हो ये सब? नहीं सर, वीडियो देखे हैं सिर्फ यूट्यूब पर, हम लोग स्कूल में करवाए ही नहीं। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ नॉब रहता है ऐसे। तो इससे जो यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको हम लोग गिराएंगे इसमें, इस सॉल्यूशन में। तो ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप लोगे यहाँ पे, इसको टाइट्रेट बोला जाता है, या फिर टाइट्रेंट, टाइट्रेट या फिर टाइट्रेंट। ठीक है, तो इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग पोर करते हैं, और यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और यहाँ पे एक वॉल्यूम मेजर करते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है उसका। ठीक है, तो जहाँ पे ये अपना पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे कलर चेंज होता है। वो इंडिकेटर यूज करते हैं कुछ कुछ हम लोग, ताकि हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि वहाँ पे वो कलर चेंज हो चुका है। तो ये पूरा टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को ग्राफ से मतलब है। ठीक है, तो ग्राफ एक्चुअली किसके किसके बीच में हमको प्लॉट करना है? कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड। ये जो टाइट्रेंट है इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड। तो इससे हमको मतलब है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जनरली जो मोबिलिटी होता है ना, आयनिक मोबिलिटी की जो बात करते हैं हम लोग, मोबिलिटी ऑफ आयंस, तो इसमें जो H प्लस आयन, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, आयन का साइज जितना छोटा होगा मोबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ये तो ऑलरेडी पढ़े हो ना तुम लोग। तो ये ऐसे कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, जितना छोटा साइज का आयन होगा उतना आसानी से मूव कर सकता है ना। यस सर। तो आयनिक मोबिलिटी जनरली H प्लस आयन का जो होता है सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद OH माइनस, क्योंकि इन सबका साइज छोटा होता है, इसके बाद अदर आयंस आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो H प्लस आयन का मोबिलिटी जो है, या फिर कंडक्टिविटी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है ये कैटायन का। इसके बाद OH माइनस आयंस, इसके बाद अदर आयंस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग को जनरली हमको सिर्फ मतलब है यहाँ ग्राफ से। तो अलग अलग हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, चार हम लोग देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर दोनों वीक। ठीक है, तो ये चारों हम लोग देखेंगे, इन चारों का ग्राफ का नेचर कैसा आता है। तो सबसे पहला हम लोग टाइट्रेशन देख रहे हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए, एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लो एग्जांपल HCl ले लिया, तो HCl यहाँ पे एक्चुअली है क्या? एनालाइट है, जो कि बीकर में प्रेजेंट है। ठीक है, HCl क्या है? एनालाइट, जो बीकर में है। और NaOH हम लोग ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, NaOH टाइट्रेंट है यहाँ पे। तो HCl को अगर लिए एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो ये क्या होगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, आयनाइज हो जाएगा पूरा, है ना? बोलो। यस। हाँ Yes, sir. सर। और उसी तरह NaOH अगर एक ड्रॉप डालें हम लोग तो वो भी पूरा 100% आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पे फटाफट H प्लस आया, H प्लस तो ऑलरेडी है ही, और OH माइनस आया, ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसके इसके बीच में, ये देखो, ये ग्राफ है। वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लैम्डा एम, और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेंट का मतलब, टाइट्रेंट यहाँ पे क्या है? NaOH। तो कितना वॉल्यूम टाइट्रेंट का यूज कर रहे हैं NaOH का, उसके अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे वैरी करेगा। तो सबसे पहले बताओ, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे एसिड जो है वो पूरा पूरा खत्म हो जाए, जहाँ पे फर्दर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो सकता है, पूरा एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्योंकि हम लोग NaOH तो ऊपर से डाल रहे हैं, तो नीचे जब तक एसिड रहेगा तब तभी तक ना न्यूट्रलाइजेशन होगा। नीचे जब तक बीकर में HCl अवेलेबल होगा तभी तक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा।
यस सर। तो जिस पॉइंट पे पूरा एसिड खत्म हो जाएगा, जिस पॉइंट पे पूरा एसिड खत्म हो जाएगा या जिस वॉल्यूम ऐड करने पे पूरा एसिड खत्म हो जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, Yes, तो sir. देखो, तो यहाँ पे ऐसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे H प्लस ले रहा है, एक्चुअली ये दोनों का रिएक्शन यहाँ पे आयंस के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो H प्लस इधर Cl माइनस ले रहा है, देखो आयंस यहाँ पे क्या होगा? H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा OH माइनस होगा। और OH माइनस होगा, यही 4 आयन होंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, जैसे हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि 1 ड्रॉप जो है NaOH, जो हम लोग एक एक ड्रॉप वाइज डालेंगे ना ऊपर से, जो हम लोग ब्यूरेट यूज कर रहे हैं, तो उससे ड्रॉप वाइज डालेंगे एक एक ड्रॉप करके। तो 1 ड्रॉप को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 1 मोल के बराबर। कितना एज्यूम कर रहे हैं? 1 मोल के बराबर। यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, 1 HCl का जो है हम लोग 10 मोलर कंसेंट्रेशन लिए हैं, 10 मोलर, और वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है, तो 1 ड्रॉप को हम लोग कितने मोल के बराबर एज्यूम कर रहे हैं? 1 मोल के बराबर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एजम्पशन लिख लेना, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, ये एज्यूम किए हैं जस्ट कि आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे 1 ड्रॉप NaOH डाले, तो 1 ड्रॉप NaOH डालोगे मतलब 1 मोल NaOH। तो H प्लस यहाँ पे कितना मोल था? H प्लस कितना है? 10 मोलर है, और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोल्स कितना हो जाएगा? 10 मोल्स ही हो जाएगा। HCl का 10 मोल्स ही है ना। यस सर। अब 1 ड्रॉप NaOH डाले मतलब 1 मोल NaOH डाले, तो 1 मोल NaOH जो है वो 1 मोल NaOH मतलब 1 मोल OH माइनस हो गया, यस सर। और 1 मोल OH माइनस कितने मोल H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा? 1 मोल को, क्योंकि यस 1:1 का ही रेशियो है। तो अगर एक एक मोल न्यूट्रलाइज हो गया दोनों का, तो H प्लस का कितना बच गया? 9 बच गया, 9। यस सर। नो Cl माइनस तो 10 ही होगा। नहीं सर, वो भी तो 9 हो जाएगा ना। Cl माइनस थोड़ी ना न्यूट्रलाइज हो रहा है, Cl माइनस तो उतना ही रहेगा ना। NaOH डालेंगे सर तो तो सिर्फ NaOH किसको न्यूट्रलाइज करेगा? Cl माइनस तो 10 ही रहेगा ना यार। सर NaOH डाल रहे हैं तो सोडियम जो Na प्लस होगा वो Cl माइनस से रिएक्ट नहीं करेगा। तो रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा? NaCl भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। सारे तो आयंस के फॉर्म में ही रहेंगे ना। हाँ ठीक है ठीक है सर। तो क्लोरीन का तो 10 ही आयन रहेगा ना, 10 ही मोल रहेगा ना Cl माइनस का। हाँ सर समझ गया। और एक ही ड्रॉप NaOH डालें, इसका मतलब OH तो एक भी प्रेजेंट नहीं होगा। OH होगा क्या? क्योंकि वो तो पूरा न्यूट्रलाइजेशन में चला गया। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. और Na प्लस कितना होगा? 1 होगा। 1. Yes, sir. 1 drop. 1 ड्रॉप मतलब 1 मोल। इसी तरह मान लो, इसी तरह 2 ड्रॉप डाले, तो 2 ड्रॉप, देखो, तो 2 ड्रॉप डाले तो H प्लस कितना हो गया? 8, 8 बचा। Cl माइनस तो 10 ही रहेगा। Cl माइनस में कोई चेंज नहीं होगा ना, Cl No, माइनस sir. तो 10 ही रहेगा, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। और ये OH माइनस, ये तो कुछ नहीं होगा। 0. और ये भी, ये 2 हो गया अब Na प्लस हुआ। Yes, sir. तो ये कब तक ये ऐसा चलेगा? कब तक? अगर मान लो 10 ड्रॉप डाल दें, 10 ड्रॉप्स NaOH, तो 10 ड्रॉप NaOH डाले तो अब HCl क्या हो गया? पूरा पूरा खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 ही मोल था, HCl का 10 ही मोल था, मतलब H प्लस का 10 मोल था,
तो 10 ड्रॉप अगर NaOH डाल दिए 1 मोल Yes, sir. 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 मोल, तो H प्लस तो पूरा खत्म हो गया। Yes, sir. Cl माइनस कितना बचा? 10. 10। OH माइनस ये तो वो भी 0 खत्म। और Na प्लस 10. 10। अब इसके बाद मानो इसके बाद अब 11वां ड्रॉप डाल रहे हैं NaOH का, 11th ड्रॉप। अब क्या होगा बताओ? H प्लस तो अब है नहीं, अब तो कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, होगा? No, sir. Cl माइनस तो 10 रहेगा ही, क्योंकि H प्लस खत्म हुआ है ना। Cl माइनस तो 10 मोल है। रहेगा ही। Yes, sir. और OH माइनस अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि अब तो न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं रहा है, क्योंकि सारा H प्लस खत्म हो चुका है। Yes, OH sir. माइनस OH माइनस 1 हो गया। Na प्लस कितना हो जाएगा? 11. 10 पहले से था, 11 हो गया। इसी तरह अब 12 ड्रॉप डालोगे, 12th ड्रॉप में क्या होगा बताओ? ये H प्लस तो कुछ है नहीं अब, है ही ये नहीं। तो क्लोरीन का 10 10 ही है, होगा, ये OH2 हो जाएगा और ये 12 Na12। हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान दो, इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से। अब इस डेटा को ऑब्जर्व करके हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो, हम लोग देख रहे हैं इनिशियली कि जब तक वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कौन सा है, कौन से पॉइंट पे वो इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा है, जब हम लोग 10 ड्रॉप डाले हैं तभी तो इक्विवेलेंस पॉइंट हुआ है ना। तो हम Yes, लोग sir. देख रहे हैं Yes, कि जब तक वो sir. इक्विवेलेंस पॉइंट तक नहीं पहुंचा है तब तक नंबर ऑफ आयंस क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस बराबर है, काउंट कर लो, 19 प्लस 120, 18 प्लस 220, 10 प्लस 10 20। मतलब जब तक ये इक्विवेलेंस पॉइंट तक नहीं पहुंचा है तब तक टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही वो इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा बट है, इंक्रीज करेगा हर एक ड्रॉप के साथ, हाँ सर। जैसे आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी घटता है, क्यों? क्योंकि H प्लस के आयंस घट रहे हैं, दिख रहा है ना, कॉन्स्टेंटली। यस सर, उसका क्योंकि मोबिलिटी। जब तक वो इक्विवेलेंस नहीं H प्लस का आयन तो घटते जा रहा है ना, नंबर ऑफ H प्लस आयंस यस सर। दिख रहा है। हाँ सर। नंबर नंबर ऑफ H प्लस आयंस अगर घटेगा, और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि H प्लस आयन का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है या नहीं? यस सर। Yes, sir. सारे आयन के मुकाबले H प्लस का कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। तो H प्लस का कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ आयंस अगर कम होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा। घटेगा। तो कंडक्टिविटी ये घट रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ये डिक्रीज होता है इसमें। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे ये घटा, प्लॉट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यहाँ तक घटा। अब मान लो यहाँ पे ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट बोल रहे हैं। अब जैसे एक बार ये इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंच गया, इसके बाद अब क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचने के बाद हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहा है, वहां तो H प्लस अब है नहीं, H प्लस नहीं है ना आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। नहीं है सर। तो अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद नंबर ऑफ आयंस क्या होते जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, देख लो, बढ़ रहा है या नहीं? यस सर। तो अब नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो यहाँ भी ये कंडक्टिविटी इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ये ऐसे इंक्रीज करता है। तो ये नेचर आ गया ग्राफ का, समझ में आया? हम्म Yes, sir. हम्म तो ये है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट फॉर स्ट्रॉन्ग। ये ग्राफ का नेचर किसके लिए है, किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्लियर है या नहीं, देख लो एक बार।
क्लियर है सर। चलो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का ड्रॉ कर रहे हैं हम। सेकंड, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो HCl है, तो ये H प्लस और Cl माइनस। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा पूरा ये डिसोसिएट कर जाएगा, आयनाइज कर जाएगा। और वीक बेस है तो वीक बेस का आयनाइजेशन क्या होता है, बहुत ही पार्शियल होता है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग आयनिक में। तो ये NH4 OH क्या है, बहुत ही वीक बेस है। हाँ और सर प्लस, फॉर्म। चलो, और प्लस ये OH माइनस बनाया, बहुत ही कम इसका आयनाइजेशन होता है यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे HCl प्लस NH4OH अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे एक एसिड बेस रिएक्शन तो होगा, और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनता है NH4Cl और प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है ना। तो ये NH4OH के मुकाबले ये जो NH4Cl है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं? क्योंकि NH4OH तो एक वीक बेस है, वो तो बहुत ही पार्शली आयोनाइज होगा। लेकिन NH4Cl क्या है, एक सॉल्ट है, और सॉल्ट का आयोनाइजेशन क्या होता है, सॉल्ट एक्चुअली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, क्योंकि आयंस से बना हुआ है वो। तो Yes, sir. ये जो सॉल्ट होगा ये पूरा पूरा अपने आयंस में टूटेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस में। अब यहाँ एक्चुअली देखो, ये सॉल्ट NH4 प्लस आयंस में टूट रहा है, और बेस जो है थोड़ा बहुत ये डिसोसिएट कर रहा है NH4 प्लस आयंस में। तो ये अगर इसका NH4 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। पढ़े हो कॉमन आयन इफेक्ट? यस सर आयनिक में पढ़े थे। हाँ, तो कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से ये क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत ये डिसोसिएट कर रहा था और ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा, और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। NH4 प्लस का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ते जाएगा, इसकी वजह से ये सॉल्ट जैसे ही आते जाएगा तो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और ये कंसंट्रेशन अगर राइज करेगा, इसका मतलब ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड। बैकवर्ड, इसका मतलब ये जो भी थोड़ा बहुत ये डिसोसिएट कर भी रहा था, अब उसका डिसोसिएशन और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट की कॉमन वजह आयन से। इफेक्ट। तब यही चीज हम लोग इसको ग्राफ के, अब ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ इसका भी वही है, हम लोग किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है सर। जो H प्लस है जो यहाँ से आ रहा है, वो तो धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि OH माइनस आयन जैसे ही आएगा थोड़ा बहुत, तो वो तो उसको न्यूट्रलाइज करते जाएगा ना। सर आवाज बोलो, नहीं आ रही। बोल रहे हैं ये जो H प्लस आया, H प्लस जो है, इसको ये OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस जो भी थोड़ा बहुत आएगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा ना। Yes, sir. लेकिन जितने तेजी से स्ट्रॉन्ग बेस वाले में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, उतने तेजी से हो पाएगा क्या? नहीं. क्योंकि उतना ज्यादा OH माइनस आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये वीक बेस है, तो वीक बेस बहुत ही पार्शियली आयनाइज होता है, तो OH माइनस बहुत ही कम अमाउंट में आएगा। तो इसलिए इसका जो ग्राफ जो आएगा ना, ये थोड़ा सा ग्रेजुअली इस टाइप का आएगा, स्टीप ग्राफ नहीं आएगा, स्टीपली डिक्रीज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्यों? रीजन क्लियर है या नहीं, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? यस सर क्योंकि OH आयन उतने तेजी से नहीं आ पा रहा। मान लो अब यहाँ पे ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, अब इस इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया मतलब जितना H प्लस था उस बीकर में, मतलब जितना भी H प्लस था उस बीकर में वो
खत्म हो गया, तो बीकर में अगर H प्लस खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद अगर NH4OH ऐड भी करोगे, तो NH4OH ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या नंबर ऑफ आयंस पे? बोलो। क्योंकि HCl अब खत्म हो चुका नहीं है, सर, क्योंकि HCl खत्म हो गया, इसका मतलब अब ये NH4OH इसके साथ रिएक्ट करके NH4Cl भी नहीं बना सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि HCl अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो NH4OH ऐड करोगे तो HCl है ही नहीं, तो NH4Cl बनेगा क्या? नो तो NH4Cl नहीं बनेगा, तो मतलब ये दोनों आयंस भी नहीं बन पा रहा है अब। बोलो। हाँ सर, NH4Cl बनेगा ही नहीं तो ये नहीं आय बनेगा, ठीक। ये नहीं आएगा। अब NH4OH ही एक्स्ट्रा आ रहा है, तो NH4OH तो बहुत ही वीक बेस है, और उसका ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से उसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन और भी बहुत कम हो गया है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो ऐड कर भी रहा है तो वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है। इसका मतलब NH4OH ऐड करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस उतना ही रहेगा, क्योंकि वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो नंबर ऑफ आयंस अगर उतना ही रह गया, इसका मतलब कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। बताओ। कांस्टेंट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ये डिक्रीज हुआ क्योंकि H प्लस का कंसेंट्रेशन घट रहा था, H प्लस आयन का। उसके बाद ये ऑलमोस्ट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, Yes, sir. बोलो। बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो समझ में आ रहा है ना कैसे प्लॉट कर रहे हैं हम लोग ग्राफ? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। सर सेकंड वाला ग्राफ में क्या आते हाँ, हैं, डायरेक्ट उसमें सिर्फ स्लोप चेंज होगा या फिर वो ग्राफ ही थोड़ा सा कर्व टाइप का होगा? कर्व टाइप का नहीं, वो स्लोप चेंज होता है, मतलब उतना स्टीप स्लोप नहीं होगा, वो ग्रेजुअल स्लोप हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्यों? तुम लोग का ये होमवर्क रहेगा, तुम लोग को ये ग्राफ ड्रॉ करना है, तीसरा वाला, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये। और चौथा, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, कैसे कर रहे हैं हम लोग? बोलो। आया सर। तो बस उसी सर प्रोसेस। एनालाइट में सिर्फ एसिड ही लेंगे हम लोग? हाँ, एनालाइट में एसिड ही लेके करते हैं, ऊपर से बेस ऐड करते हैं। ठीक है, यस सर। कुछ भी ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस तुम लोग को बताया गया उसी प्रोसेस से करो। वो दोनों देख ही लिए हो कैसे कर रहे हैं। वीक एसिड में एग्जाम्पल ले लेना, यहाँ पे बता दे रहे हैं, वीक एसिड में CH3COH ले लेना, एसिटिक एसिड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ NaOH ले लेना एग्जाम्पल, और इसी तरह यहाँ पे वीक एसिड में ये CH3COH ले लेना, और वीक बेस में वही NH4OH ले लेना। ठीक है ना? यस बोलो। सर। चलो, तो ये दोनों तुम लोग करके रखना, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करके रखना। हो जाएगा ना? ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो ये जाएगा चैप्टर सर। हाँ खत्म हो गया है, मतलब क्वेश्चन सब बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस और करा देंगे, प्रीवियस ईयर का जो आया हुआ है वो सब क्वेश्चन करा देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ये करके रखना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे कुछ कुछ, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है चलो, तो इसको करो, तो फिर आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तुम लोग सर। खुद भी क्वेश्चन बना। हाँ, बोलो।
केमिस्ट्री का सर मतलब सब चैप्टर हो गया ना? नहीं, एक सॉलिड स्टेट बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में उसके बाद सॉलिड स्टेट ही स्टार्ट करेंगे तुम लोग का। सॉलिड स्टेट तो हो गया हम लोग का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोग का हो गया सॉलिड स्टेट? हाँ साकिब सर पढ़ाए। तब तो हो ही गया। कौन कौन नहीं पढ़ा है? जो जो नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ लेगा। ये हम सर लोग हमने पढ़ पढ़ा है। हम लोग हाँ पढ़ ठीक लिए है, हैं। तो जो जो नहीं पढ़ा है वो लोग ज्वाइन कर लेगा सॉलिड स्टेट। बाकी तो सॉलिड स्टेट हो गया तो फिर तो तुम लोग का फिजिकल हो ही गया कंप्लीट। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखो तुम लोग खुद भी, और क्वेश्चंस करा देंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। चलो थैंक